अगर आप नीट का एग्जाम देने गए तभी इसमें से क्वेश्चन आता है, अगर आप पैरामेडिकल का एग्जाम देने गए तभी इसमें से क्वेश्चन आता है, अगर आप बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम देने गए तभी इसमें से क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, ठीक है, उसमें से 10-5 नंबर का क्वेश्चन जो है सेल टॉपिक से पूछता है। जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक बायोलॉजी का सबसे प्यारा सा टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है सेल। सेल जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो आज हम लोग एक फ्लो चार्ट के जरिए पूरा सेल के हम लोग पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम करके हम लोग पढ़ेंगे कि सेल में क्या हो, सेल क्या है, सेल में क्या क्या होता है, जो सेल होता है वो किस चीज से मिल के बना होता है। तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए शुरू से लेके अंतिम तक। देखिए, आप अपने चारों तरफ बहुत से ऐसे सजीव को भी देखते होंगे, निर्जीव को भी देखते होंगे। मतलब आप अपने चारों तरफ कुत्ता भी देखते होंगे, बिलाई भी देखते होंगे, बकरी भी देखते होंगे, आप जो है आप पहाड़ भी देखते होंगे, घर भी देखते होंगे, द्वार भी देखते होंगे, मोटरसाइकिल भी देखते होंगे। और ये बात आप जरूर सोचते होंगे कि ऐसा क्या है जिसे हम लोग सजीव को सजीव कहते हैं और निर्जीव को हम लोग निर्जीव कहते हैं। देखिए, आप अपने से क्वेश्चन पूछते होंगे कि ऐसा क्या है सजीव में कि हम लोग उसको सजीव कहते हैं, ऐसा क्या है निर्जीव में कि हम लोग उसको निर्जीव कहते हैं। तो देखिए, तो आप लोग के अंदर से क्वेश्चन आंसर आता होगा जिसका नाम है सेल। सेल यही वो चीज है जिसके कारण आप लोग सजीव को सजीव कहते हैं और निर्जीव को निर्जीव कहते हैं। मतलब जो सजीव होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो निर्जीव होते हैं जिनमें जान नहीं होती है वो सेल से मिलकर नहीं बने होते हैं। शॉर्टकट में समझे तो उसमें जान, जो सेल से मिलकर बना होता है उसे हम लोग सजीव कहते हैं, जो सेल से मिलकर नहीं बना होता है तो उसे निर्जीव कहते हैं। देखिए, यही वो चीज है जिसके कारण हम लोग डिसाइड करते हैं कि यह सजीव की कैटेगरी में आएगा कि निर्जीव की कैटेगरी में आएगा। चलिए, अब हम लोग टॉपिक ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है, सेल होता क्या है, कोशिका क्या होती है। तो देखिए, जो कोशिका होती है उसको इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं। जब इसका स्टडी हम लोग डीप में करते हैं तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इस सेल कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो जब कोशिका का हम लोग अध्ययन करते हैं, जब हम लोग सेल का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। अब आगे समझते हैं। देखिए, जो सेल है ना, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, जो सेल है ना, ये क्या है, हमारे बॉडी का फंडामेंटल, मतलब फंडा, मतलब जो हमारा सेल है ना, कोशिका, ये हमारे क्या है, हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब होता है कि जो हमारा बॉडी है, हमारा लाइफ है, हमारे में एक स्ट्रक्चर बनता है। सेल के चलते ही जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर माने आकार मिलता है। देखिए, जो हम वृद्धि करते हैं, वृद्धि हम नहीं करते हैं, वृद्धि ग्रोथ करता है सेल। जो खाना खाते हैं वो खाना हमको नहीं चाहिए, वो खाना चाहिए सेल, सेल को। तो सिंपल सा फंडा है, जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, जो हमारे आकार है, इस आकार किससे मिलकर बना होता है, ये जो स्ट्रक्चर है किससे मिलकर बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो है सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल कहते हैं, स्ट्रक्चर। फंक्शनल, फंक्शनल कहने का मतलब क्या है, देखिए फंक्शनल का मतलब होता है काम करना। देखिए, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन काम कर रहे हैं वो किससे मिलकर बने हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं। कैसे सेल से मिलकर बने हैं, तो फंक्शनल माने जो भी हमारे काम, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है किस चीज से मिलकर बना होता है, लीवर किस चीज से मिलकर बना है, हेपेटोसाइट से। ब्रेन जो काम कर रहा है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे ब्रेन में जो हम पढ़े हुए हैं आज से 2-3 साल पहले, और उसके बाद से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये जो मेमोरी से हमारा आ रहा है एक एक वर्ड, एक एक स्पीच, एक एक वर्बल, तो ये किसके थ्रू आ रहा है, ब्रेन। अब ब्रेन किस चीज से मिलकर बना होता है, तो न्यूरॉन से। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा एक एक ऑर्गन जो है, जो भी फंक्शन कर रहा है, तो वो किसी से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको हम लोग किसी से मिलकर बना होता है, सेल से। तो इसलिए हम उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल का मतलब है कि हम, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे जीवन का आकार आकार इसी के चलते है, और हमारे बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे हैं
तो उसी वो भी जो है सेल के ही चलते हो रहा है, माने कोशिका के ही चलते हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग लाइफ बोलते हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, जो कोशिका का खोज है ना, कोशिका कोशिका का जब से सबसे पहले खोज जो है, कोशिका का सबसे पहले जो खोज हुआ 1665 ईस्वी में, 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्हें उन्हें घूम रहे थे तो क्या किए, एक दिन गए एक दिन बगीचा में। अब बगीचा में जब रॉबर्ट हुक गए तो उन्होंने क्या किया, उनको एक कुछ कुछ दिखा, कुछ अजीबोगरीब दिखा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको जब जूम करके देखा तो उसको उसके थ्रू उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, उन्होंने क्या किया कि कोशिका की सबसे पहली खोज जो है रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किए थे। इस ईस्वी में 1665 ईस्वी में। तो देखिए, रॉबर्ट हुक जो है सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, जिनको हम लोग जनक कहते हैं। कोशिका का जनक जो है रॉबर्ट हुक को कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है सेल का खोज किया था। देखिए, जो रॉबर्ट हुक है, ये मरी हुई कोशिका का खोज किए थे, डेड सेल का। ठीक है, मरी हुई कोशिका का जो खोज किए थे वो थे रॉबर्ट हुक। कब के थे, 1665 ईस्वी में। तो हमेशा क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया, तो वो डेड रॉबर्ट हुक। कैसे कोशिका थी, तो मरी हुई कोशिका थी। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, उसके बाद हमारे आए हैं एक एक और वैज्ञानिक, एंटोनी वेन लीवेनहॉक। देखिए, ये जो एंटोनी साहब थे, ये आए 1674 ईस्वी में। ये कब आए जी, तो देखिए, जो एंटोनी वेन लीवेनहॉक है, ये आए 1674 ईस्वी में। मतलब अब ये आए जो हैं, ये जो साइंटिस्ट है एंटोनी लीवेनहॉक, इनके इनके बाद से ये आए। ये क्या किए, जीवित कोशिका का खोज कर दिए। ये देखिए, रॉबर्ट हुक सबसे पहले किया था मरी हुई कोशिका का खोज। उसके बाद हमारे एंटोनी साहब, एंटोनी वेन लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में आए और इन्होंने एक जीवित कोशिका का खोज किया। इस खोज में क्या पता किए कि इन्होंने पता किया एक जिंदा लिविंग सेल का खोज किया, और उसमें देखा कि कोशिका में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन वो जो स्पष्ट नहीं कर सके कोशिकाओं में और क्या पाया जाता है। तो हमेशा आएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी लीवेनहॉक ने। कब, 74 ईस्वी में। और रॉबर्ट हुक क्या किए, सबसे पहले कोशिका का खोज किए। देखिए, अब एक थ्योरी है जिसे आप लोगों को समझना जरूरी है। देखिए, एक वैज्ञानिक है स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। जो इस स्लाइडेन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा कहा कि जितने भी पौधे होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्वान साहब ने कहा कि जितने भी एनिमल होते हैं वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, स्लाइडेन साहब ने कहा कि जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। मतलब जितने भी पौधे होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और एनिमल और स्वान साहब ने कहा जितने भी एनिमल होते हैं तो क्या होते हैं, वो भी जो है कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए, उसके बाद से क्या हुआ कि जो दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग बातों को रखा। उसके बाद से इन्होंने मेल मिलाप किया। मतलब क्या किया, अपने एक दूसरे से बातचीत किया और अपने जो है रिसर्च को उनको बताया और उनके रिसर्च को खुद समझा। और उसके बाद जब वार्तालाप करने के बाद से इन्होंने एक थ्योरी दिया। दोनों जो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया और इन्होंने यह बात कहा कि जितने भी सभी सजीव जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। देखिए, इन्होंने जो है जब खोज किया तो इन्होंने दोनों अपने अपने बातचीत करके इन्होंने क्या किया कि बोला कि सभी सजीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो बताए थ्योरी दिए, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। जिस सिद्धांत ने कहा कि जितने भी सभी सजीव जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। माने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो जो सब है सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, माने सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि जो हमारा सेल होता है वो कैसे बनता है, वो फिर आता बनता कहाँ है। तो हमारे एक वैज्ञानिक साहब आए जी, रूडोल्फ विर्चोव नामक साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा कि जो नया सेल बनते हैं अपने प्री
एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, माने जो पिछले वाले सेल से जो होते हैं अब नया सेल बनता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। रॉबर्ट ब्राउन जो क्या किए, न्यूक्लियस की खोज किए। हम देखिए हम अब आप तो ये पता चल गया कि जितने भी सजीव होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। तो अब देखिए देखिए जीव में दो तरह के जीव होते हैं, एक एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब है वैसा जीव जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। आप बताइए, अगर हम एक सुई लेकर और इसको यहाँ पे प्रिक करके यहाँ पे छेद कर और उसको सुई के नोक पर अगर हम ऊपर उठाए तो उस सुई के नोक पे हमको लगता है कि 20, 30, 40 कोशिकाएं जो है उसके ऊपर आ जाएंगी। अब बताइए कोशिकाएं कितनी छोटी होती हैं। तो बताइए ये वो हम सुई के नोक पे एक उठाएंगे तो हमारे उस सुई के नोक पे हमको लगता है कि कम से कम 40, 50 कोशिकाएं उसके नोक पे आ जाएंगी। अब सोचिए कि जो भी जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है कितना छोटा होता है, क्या उसको हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो कौन ऐसा जीव है जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीशियम बैक्टीरिया। ये जो है ना एक कोशिका से मिलकर बना होता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं बैक्टीरिया पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम लोग हिंदी में बहुकोशिकीय बोलते हैं, ये जो होता है ना इसमें हम लोग आ जाते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है बिलियन ट्रिलियन सेल से मिलकर बना होता है। तो अब आगे समझते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन माने हम लोग, और प्लांट जो पौधे भी होते हैं बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, अनगिनत सेल से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए आगे समझते हैं। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है, सबसे बड़ा जो सेल होता है उसको हम लोग ओवम कहते हैं, और ऐसे कहें तो एग सेल, और हिंदी में कहें तो अंडाणु। फीमेल का जो अंडाणु होता है, ठीक है, वो जो होता है मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है। अब मानव शरीर में जो सबसे छोटा कोशिका होता है उसको हम लोग स्पर्म कहते हैं। स्पर्म क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका होता है जिसको हम लोग हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछे इस मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो शुक्राणु। और सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो हमारा क्या है, ओवम। अब देखिए मानव शरीर में सबसे लंबा भी कोशिका होता है जिसका नाम होता है न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। देखिए लाल किला जो है बहुत बड़ा है और जो कुतुब मीनार है बहुत लंबा है। तो देखिए लंबा बड़ा में बहुत लोग को अंतर समझ में नहीं आता। लाल किला बहुत बड़ा है, कुतुब मीनार बहुत लंबा है। तो लंबा जो है सेल क्या होता है, न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन का जो सेल होते हैं ना, न्यूरॉन जो सेल होते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं, इनमें जो होता है ना न्यूरॉन न्यूरॉन इनमें जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन कहने का मतलब इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अच्छा बताइए, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है इसलिए आप लोग देखे होंगे कि पुलिस कहती है कि हेलमेट पहनो, गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहनो, क्योंकि वो जानती है कि इसमें अगर चोट लग जाएगा तो विभाजन नहीं होगा, माने एक कोशिका टूट कर दो नई कोशिकाओं की निर्माण नहीं करेगी, और जो एक कोशिका है वो दूसरी कोशिका की क्षतिपूर्ति नहीं करती है, दूसरी कोशिका की क्षतिपूर्ति नहीं करती है। तो इसमें विभाजन नहीं होता है हमारे न्यूरॉन में। अब देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है। अब आगे हम लोग समझते हैं, सबसे छोटा जो कोशिका होता है उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा की कोशिका कहते हैं। अब देखिए अब इतना सब तो हम लोग समझ लिए, ये तो सब आता है एग्जाम में। अब हम लोग समझेंगे सेल में क्या क्या पाए जाते हैं। अब हम लोग करेंगे सेल का पोस्टमार्टम और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे। देखिए देखिए जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, बहुत सारे अंग पाए जाते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं, लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, इसको हम लोग अंग कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक वैसे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं
जिसे हम लोग बोलचाल के भाषा में ऑर्गेनेल कहते हैं। हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो ऑर्गन जो काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ठीक वैसे ही सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। सेल में कंपोनेंट होता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसका काम है ना तो ये प्रोटीन बनाएगा ना तो ये वसा को बनाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका काम है कि नहीं तो लिपिड को बनाएगा नहीं तो प्रोटीन को बनाएगा। ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन को बनाता है। देखिए ये जो होता है 2 टाइप्स का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन कौन सा, तो पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है, लिपिड्स को बनाता है, वसा को बनाता है। देखिए ये रफ इसमें बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि रफ क्या होता है और स्मूथ में क्या होता है। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ हुआ क्यों, क्योंकि रफ इसलिए हुआ कि इसके अंदर जो है राइबोसोम पाया जाता है और जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। देखिए याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन को बनाएगा और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड्स को बनाएगा। लिपिड्स मतलब वसा। तो हम लोग आगे समझते हैं। जो गोल्जी बॉडी होता है इसका काम क्या है, बहुत सारे एक्सेसिव चीज को स्टोर करके रखता है, मॉडिफिकेशन करके रखता है और इसकी पैकेजिंग भी करता है। इसका दूसरा काम है परिवहन का भी काम करता है। कैसे परिवहन करता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है हमारे मुंह को, माने हमारे जीभ को। तो ये क्या करेगा, गोल्जी बॉडी ये हमारे पैर से एनर्जी को खोद के भिगो के लाएगा और हमारे जीभ को दे देगा। कहेगा कि तुम पढ़ा रहे हो तो तुमको एनर्जी की जरूरत है, तुम अभी अपना काम चलाओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पैर से लाएगा एनर्जी खखोर के और हमारे जीभ को देगा। देखिए ये क्या करता है कि जहाँ एनर्जी की जरूरत नहीं है वहाँ से क्या करता है, एनर्जी को लेके आता है और जहाँ एनर्जी की जरूरत है वहाँ पे दे देता है। जिससे तो देखिए तो हमारा जीव, तो इसलिए जब हमारा शरीर थकता है तो पूरी तरह से थकता है। ये नहीं कि हमारा पैर चलना बंद हो गया है और हमारा जीव जो है ला 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 कर रहा है। थकेगा तो पूरी तरह से हमारा शरीर थकेगा, क्योंकि जो हमारा सारा एनर्जी है ये जब कोई भी काम हम कर रहे हैं तो सारा एनर्जी जो है उसी में निवेश हो जाता है, उसी में जो है यूज हो जाता है। जैसे आपको एथलीट दौड़ता है तो थकता है तो ये नहीं कि खाली पैर से थकता है, पूरा देह से थक जाता है, क्योंकि जो एनर्जी है पूरे शरीर का जो खोल के चला गया कहाँ, हमारे पैर को, तो एनर्जी खत्म हो गया तभी आदमी थक जाता है। अब देखिए लाइसोसोम क्या होता है। देखिए लाइसोसोम जो होता है इसको हम लोग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। पावरफुल माने बहुत शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये क्या करता है, कोई भी जो हमारे बॉडी सेल के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसको क्या करता है, डाइजेशन करके उसको कहानी उसे खत्म कर देता है, माने उसका ठिकाना लगाता है। कैसे, जैसे हम यहाँ पे रैप किए तो यहाँ पे 4-5 जो सेल है वो क्या हो गया, मर गया। यहाँ पे मर गया, तो जब मर गया तो सड़ेगा गलेगा, सड़ेगा गलेगा तो कोई ना कोई इन्फेक्शन करेगा। तो हमारे भगवान का क्या दिमाग है, कितना दिमाग है भगवान का, समझिए क्या दिमाग। उन्होंने सेल के अंदर एक लाइसोसोम दिया। वो क्या किया, कहा कि लाइसोसोम तुमको हम दे रहे हैं वरदान के रूप में, कोई भी तुम्हारे आसपास कोई भी मरे चाहे सड़े गले वेस्ट प्रोडक्ट हो, वेस्ट प्रोडक्ट को तुम क्या करना है, उसको तुम उसका सफाई कर देना, मतलब उसका ठिकाना लगा देना, उसको कैसे बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये क्या करता है लाइसोसोम, जैसे कोई भी सेल मर जाता है, सेल के अंदर का ऑर्गेनेल कोई मर जाता है तो उसको सड़े गले ना, इसलिए वो क्या करता है, उसको डाइजेशन कर लेता है लाइसोसोम। इसके पास, इसको हम लोग सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं। मतलब ये अपने बैग में क्या करता है, सुसाइड का परमाणु बम लेके चलता है, मानिए अपने बैग में परमाणु बम लेके चलता है। कोई गलती करेगा परमाणु बम तुरंत फेंक देगा। जैसे हम लोग अपने बैग में पानी के बोतल को लेके चलते हैं, ठीक वैसे ही जो लाइसोसोम होता है सुसाइड एक परमाणु बम लेके चलता है। ठीक है, अब देखिए एक्ट एज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये क्या करता है, जितने भी हमारे सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है उन सबको कहीं ना कहीं निकालने का भी काम करता है। जैसे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो उनको निकाल भी देता है। देखिए
जैसे किसी को कोई बेल्ट से मारा हो, कहीं किसी को बेहया से कोई पिटाया हो, देखिए उसको झाड़ा उखड़ जाता है। उस समय क्या होता है कि बहुत सारे सेल जो है, सेल के अंदर सेल का ऑर्गेनेल तो मरते हैं, उसमें लाइसोसोम भी मर जाता है, तो उसमें जो है लाल दिखता है आप लोग को। तो वो जो है कुछ दिनों के बाद ठीक भी हो जाता है। क्यों ठीक होता है? क्योंकि उसमें लाइसोसोम मर गया तो लेकिन आसपास के जो सेल है उसका लाइसोसोम जाकर उसका क्या करता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो मर गए हैं उसको क्या करता है, कहानी उसका खत्म करने से कहानी उसका खत्म कर देता है। चलिए आज समझते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलाइटिक हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लाइसोसोम के पास कौन सा एंजाइम होता है, तो हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रो माने हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसका काम ही होता है किसी को जलाना, किसी को मारना, किसी को कहानी खत्म करना। तो हाइड्रोलाइटिक क्या है, किसी को सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट को मारने के काम आता है, इसको सफाई करने के काम आता है हाइड्रोलाइटिक। देखिए अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग ऊर्जा गृह भी कहते हैं। देखिए जो पावर हाउस ऑफ सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। इसमें क्रिस्टी नामक स्ट्रक्चर बना है, इसको ऊपर से क्या करता है, घेरे रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा पावर बनता है, हमारा ऊर्जा बनता है। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं नाक से, ऑक्सीजन हमारे लंग्स को नहीं चाहिए, वो ऑक्सीजन चल जाता है हमारे सेल के अंदर। सेल में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, उसमें ग्लूकोज टूट के एटीपी बनता है, एटीपी बनता है। एटीपी के कारण ही हमको एनर्जी मिलता है, हमको ऊर्जा मिलता है। आप देखेंगे कोई भी काम कोई भी कर रहा है उसको एनर्जी चाहिए, हम बोल रहे हैं तो हमको भी एनर्जी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम पे यह प्रोसेस हो रहा है, कहीं ना कहीं सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल चल रहा है, क्या कर रहा है, वहाँ पे ग्लूकोज टूट के एटीपी बन रहा है और उसकी वजह से एनर्जी मिल रहा है हमको, उसकी वजह से ही हम बोल पा रहे हैं। अब देखिए तो एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं वैक्यूल्स। देखिए जो वैक्यूल्स होता है ये हमारे सेल का 80% भाग को घेरता है, माने छेदता है, ऑक्युपाई करता है। तो कहीं ना कहीं सेल का सबसे बड़ा जो है वैक्यूल्स होता है। इसे क्या करता है कि ये स्टोरेज फंक्शन करता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है स्टोर करके रखता है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज एक्सेसिव बन जाती है, उनको क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं कि कुछ आगे समझेंगे। देखिए हम लोग समझेंगे कि क्या क्या स्टोर करता है, तो एमाइनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, और ये कहीं ना कहीं वाटर को भी क्या करता है, वाटर को भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 75% से ज़्यादा जो है पानी पाया जाता है, 70-75%। तो जो पनिया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं रहता है, वही जो पनिया है वो हमारे वैक्यूल्स के अंदर रहता है। वो वैक्यूल्स उसमें 1% की कमी आती है तो हम लोग को प्यास लगता है, और जब 10% की कमी आएगी तो आदमी मर जाता है। यही बात है। देखिए अब हम लोग समझेंगे राइबोसोम के बारे में। देखिए जो राइबोसोम होता है इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। देखिए राइबोसोम जो होता है ना, ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को हम लोग फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, आप लोग नाम सुनेंगे, पेप्सी का फैक्ट्री है, कॉपी किताब का फैक्ट्री है, जूता चप्पल का फैक्ट्री है, माने कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री में वो जो चीज़ है, वो जो उसका नाम है, उस नाम का चीज़ जो है बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अब देखिए जो अब हम लोग आगे समझते हैं वो है सेंट्रोसोम। देखिए जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या करता है, ये जो है इसी के कारण जो होता है सेल डिवीजन होता है। हमारे हर एक पार्ट में कोई भी पार्ट जो कट जाए, फट जाए, टूट जाए, उखड़ जाए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो फिर से कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद से जो है आप देखिएगा ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पे कट जाएगा, देखिए यहाँ पे हमको कुछ दिन पहले यहाँ पे कट गया था, देखिए कैसे ही तो अपने आप को रिकवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास जो है सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रोसोम है क्या कर रहा है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या कर रहा है, भर के उसको फिर से ठीक कर रहा है। और यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, और ये कोशिका जो मरा हुआ है उसकी जगह पे वो कोशिका जा रहा है, फिर जो दूसरा मारा उसके कोशिका को टूट जाकर सेल डिवीजन करके फिर वो बन रहा है। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक कोशिका टूट के दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए जो इतनी सारी यहाँ से लेके यहाँ तक कोशिकाएं जो
मरे थे वहाँ पे एक कोशिका को लिया वो टूट के दो को निर्माण किया, फिर वो टूट के दो को निर्माण किया, फिर वो टूट करके दो कोशिका को निर्माण किया। ऐसे ही होता है। देखिए जो हर एक पार्ट में जो होता है सेल डिवीजन होता है, बस ब्रेन में जो होता है सेल डिवीजन नहीं होता है। जो ब्रेन में होता है सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए पुलिस आप लोगों को कहती है कि गाड़ी चलाइए तो हेलमेट जरूर पहनिए, क्योंकि अगर पुलिस ये बात जानती है कि अगर आप लोग को इधर चोट लग जाए, कट जाए, फट जाए, उखड़ जाए, ठीक हो जाए, लेकिन ब्रेन में जो है ना अगर चोट लग जाए तो ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए ब्रेन में जो है ठीक, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है और जो वहाँ पे कोशिकाएं हैं न्यूरॉन, वो अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या कर सकते हैं, पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है। अब देखिए हम लोग समझेंगे लीवर में होता है बहुत फास्ट सेल डिवीजन। अगर आप लीवर को काट दीजिएगा 1 महीना के अंदर क्या करेगा, अपने आप को रिकवर कर लेगा। ठीक है, अब आगे समझिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। देखिए यही है सेल मेम्ब्रेन, काला काला है ना, इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे सेल के आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन, मतलब कहीं ना कहीं कवरिंग कर रहा है हमारे सेल के आउटर पोर्शन को, माने बाहरी भाग, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं कवरिंग मेम्ब्रेन है। देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है कहीं ना कहीं लिपिड्स प्रोटीन का बना होता है, फास्फोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का मिलकर जो है सेल मेम्ब्रेन बना होता है। हमेशा याद रखिएगा, मेरे एक एक बात जो है आपके एग्जाम में आएगी, इसलिए मेरे एक एक बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो इसका काम है सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन बिकॉज़ इट अलाउ एंट्री एनर्जी। देखिए इसका एक और काम है, ये बहुत सारी क्या करता है, सेलेक्टिव मतलब एक गार्ड की तरह काम करता है। कोई बैंक में जैसे कोई भी फंक्शन कोई गार्ड होता है, जैसे कोई बड़े आदमी का कोई शादी हुआ, फेमस आदमी का, तो उस पर गार्ड होता है। आप उसको पास दिखाइएगा तो आपको एंट्री देगा, और नहीं दिखाइएगा पास आपको तो एंट्री नहीं देगा। ठीक वैसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है, गार्ड की तरह काम करता है, 5 स्टार गार्ड की तरह काम करता है। ये क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ इसके पास आता है सेल के पास, इसको ऐसे अटैच इसके अंदर जाने के लिए, तो ये क्या करता है, पास मांगता है, पास है तुम्हारे पास, नहीं है पास, चलो निकलो यहाँ से निकलो। और जो जिसके पास पास है कहता है तुम्हारे पास, जिसके पास पास है उसको अंदर की तरफ बुला लेता है, गेट खुल गया। ठीक है, जैसे बड़े लोगों को शादी उदी होता है तो वहाँ पे गार्ड रहता है, पास मिलता है, इन्विटेशन कार्ड। अब इन्विटेशन कार्ड लेके जाएगा तो आपको अंदर जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो यही यहाँ पे होता है, क्या करता है, जिसको चाहे उसको अंदर बुला सकता है, जिसको नहीं चाहे उसको अंदर नहीं बुला सकता। यही बात है। अब हम लोग समझते हैं, देखिए एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कौन सा है। तो न्यूक्लियस होता है, जो होता है हमारे ब्रेन का जो होता है, इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस जो है सबसे इसको हम लोग हमारे सेल का ब्रेन कहते हैं। सेल का ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो सेल में बहुत सारी एक्टिविटी होती है उन सबको कंट्रोल करता है कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस, इसके अंदर जो है ना डीएनए आरएनए पाई, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन है हमारे सेल का, हमारे सेल का ब्रेन है, मस्त ब्रेन है। हमारे बॉडी का ब्रेन क्या है, हमारे ई सीएमएस। ठीक वैसे ही हमारा न्यूक्लियस का जो ब्रेन है वो क्या है, वो हमारा न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या करता है, ब्रेन इसलिए क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिविटी को सेल के अंदर होने वाले तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं उसको देख रेख करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। इसमें जो है डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के जब हम लोग खींचेंगे धागा की तरह तो उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर क्या करता है, जीन। जीन क्या होता है आपको पता है, जीन देखिए जीन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति माने एक वंश से दूसरे वंश में जो है गुणों का जो है ट्रांसमिशन करता है, जो ट्रांसफर करता है, माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है उनके गुण का, उनके लक्षण का जो है ट्रांसमिशन करता है। देखिए अगर मेरे पिताजी का बाल झड़ा है तो मेरा भी बाल कहीं ना कहीं झड़ जाएगा। ठीक है, अब समझिए, अब हम लोग समझते हैं यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। देखिए यूकैरियोटिक जो सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है प्रोकैरियोटिक।
देखिए सेल का टू टाइप्स होता है, कौन कौन सा? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक का मतलब यू माने तुम, यानी आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग तुम हो गए, तो यूकैरियोटिक माने हम लोग, माने जितने भी ह्यूमन है, माने जितने भी ऐसे एनिमल है सब किसमें आते हैं? सब आते हैं यूकैरियोटिक में। जितने प्लांट्स है सब किसमें आते हैं? सब आते हैं एनिमल सेल, इसलिए इसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक में लोग आता है कौन सा? इसमें जो आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक। देखिए यूकैरियोटिक सेल में जो होता है ना, मैच्योर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होता है पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक। इसमें क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जो होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस होता है मैच्योर नहीं रहता। तो हमेशा कोई आपसे पूछे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है, तो बोल दीजिएगा जो यूकैरियोटिक होता है जिसमें हम लोग आते हैं, इसमें हम लोगों में जो न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, मैच्योर होता है, डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक में होता है उसमें नहीं रहता है, लेकिन उसमें डेवलप नहीं रहता है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।